प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है जिसका नाम है पूंजी बजटन, कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले देखो भी पूंजीगत जो व्यय है, पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कोई भी संपत्ति खरीदना, भी किसी संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना। तो पूंजीगत व्यय है वो क्या है, दीर्घकालीन नियोजन है। मतलब हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं तो वो हमेशा दीर्घकाल के लिए खरीद लेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने, जिसका यूज हम 2-3 वर्षों तक करेंगे जब तक वो उत्पादन क्षमता देती रहेगी। तो कोई भी आप पूंजीगत खर्चा करना चाहते हैं, कोई भी मशीन खरीदना चाहते हैं तो वो किसके लिए खरीदते हैं, दीर्घकाल के लिए। तो दीर्घकाल नियोजन तथा उनके करने या न करने के बारे में निर्णय लेना, किसके बारे में, कि आप जो पूंजीगत खर्चा करना चाहते हैं दीर्घकाल के लिए वो करना है या नहीं करना है। इसके बारे में सही जो डिसीजन लेना होता है प्रबंधक का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है कि कोई भी आप पूंजीगत खर्चा करना चाहते हैं, यानी कोई भी आप संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपको करना है या नहीं करना है। इसके बारे में आपको कौन सा निर्णय लेना है, दीर्घकालीन। और ये निर्णय जो आप लेंगे सही, वो एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और ये महत्वपूर्ण दायित्व भी होता है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए कौन सा दायित्व निर्वाह, कि उस संपत्ति को खरीदना या नहीं खरीदना है। इस दायित्व के निर्वाह के लिए प्रबंधक जिस टेक्निक का प्रयोग करता है और वह है पूंजी बजटन, पूंजी व्यय निर्णय या पूंजी व्यय प्रबंध या दीर्घकालीन विनियोग निर्णय या स्थायी संपत्ति का प्रबंध या पूंजीगत व्यय नियोजन कहते हैं। यानी कोई भी पूंजीगत जो खर्चा आप करना चाहते हैं वो दीर्घकाल के लिए वो करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन होता है प्रबंधक का। और प्रबंधक इस निर्णय को लेने के लिए कि संपत्ति को खरीदे या नहीं खरीदे, जिस तकनीक का उपयोग करता है उस तकनीक का नाम पूंजी बजटन है, उसे पूंजी व्यय कहते हैं, उसे निर्णय या पूंजी व्यय प्रबंध या दीर्घकालीन विनियोग निर्णय या स्थायी संपत्ति का प्रबंध या पूंजी व्यय नियोजन कहते हैं। पूंजी बजटन से आशय पूंजी व्यय का कोई भी विकल्प का सबसे पहले क्या होगा, उद्भव होगा। यानी हमारे दिमाग में कोई भी संपत्ति खरीदनी है भी तो उसके बारे में विचार पैदा होगा, और जो भी विचार पैदा हो गया, जैसे भी कोई संपत्ति न मान के आप फ़ोन मान सकते हैं, कोई भी फ़ोन खरीदना है भी, अब फ़ोन खरीदने के लिए आपके दिमाग में एक विचार पैदा हुआ है और आपको पता है कि उस विचार के कई विकल्प होते हैं, कई प्रकार के फ़ोन बाज़ार में, उसी प्रकार कई प्रकार की मशीनें होगी भी। तो आपके सामने आपको जो भी एक संपत्ति खरीदनी है, पूंजी व्यय करना है, और उसके आपके पास अनेक विकल्प होते हैं। विकल्प का अनेक संपत्तियाँ होती है सेम यूज की, उसका आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मूल्यांकन का मतलब उसके गुण और दोष के आधार पर, क्योंकि हमें तो कोई एक मशीन खरीदनी है तो गुण और दोष के आधार पर जो सबसे अच्छी लगेगी उस एक मशीन का हम क्या करेंगे, चयन। और उसके बाद कार्य करने के बाद अनुवर्तन ये चयन तो कर लिया, उसके बाद उसे कार्य में यूज करेंगे। यूज करने के बाद देखेंगे कि ये मशीन सही है या ख़राब है, या हमने जो सोचा वो सही है, वो अनुवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसकी जो विशेषता है किसकी, पूंजी बजटन की, ये एक दीर्घकालीन प्रभाव है, क्योंकि पूंजी बजटन जो विनियोग होता है वो दीर्घकाल के लिए किया जाता है। जोखिम से संबंध होती है, कोषों का वृद्धाकार की आवश्यकता होती है भी, जोखिम तो होगी भी क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में अप्रचलन हो जाए। कोषों का वृद्धाकार मतलब कोई भी संपत्ति, आपको भी पता है लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति होगी खरीदनी है तो अप्रत्यावर्ती निर्णय होता है, सर्वाधिक कठिन निर्णय होता है भी, क्योंकि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, रिजेक्ट करना ये एक कठिन कार्य है। संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को भी प्रभाव है, लागत संरचना को प्रभाव है इनकी विशेषता। लेकिन ऑस्टर यंग ने मूल विशेषता के मानी है कि अत्यधिक संभावित आय मानव तुलनात्मक रूप से उच्च जोखिम मात्रा, प्रारंभिक विनियोग एवं अप्रत्याशित लाभों के बीच तुलनात्मक रूप से दीर्घकालीन अवधि माने भी। कौन, ऑस्टर यंग। अब इन उद्देश्य की बात करा पा, देखो के उद्देश्य और महत्व, ये लाभ, अंशधारियों की संपदा अधिकतम करना, यानी अंशधारी की जी नेटवर्थ है बिन बढ़ाना, क्योंकि संपत्ति खरीद तो संपत्ति बढ़ी सी भी। पूंजी व्यय को मूल्यांकन करना, जो भी संपत्ति खरीदी है वो मूल्यांकन करो। प्राथमिकता को निर्धारण करो, यानी 2-3 संपत्ति है तो हम कर्म वाइज रखो, पहली दूसरी तीसरी जी की प्राथमिक पहले कर्म बिना सेलेक्ट करो। लागत को
अगर कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन में लागत ज़्यादा आ रही है तो मैंने कंट्रोल किया कर सका भी। एक पुरानी मशीन है एक नई खरीद के भी उसके आप मैं लागत कम कर सका। पूंजी व्यय पर नियंत्रण करना, पूंजी व्यय के लिए वित्त की व्यवस्था करनी। कोई भी संपत्ति खरीदनी है तो भी व्यवस्था बैंक को करनी है, लोन करनी है, अंशों करनी है, भी व्यवस्था करो। भूतकालीन निर्णय को विश्लेषण करो। पिछली बार भी एक मशीन खरीदी थे, मैं खाते निर्णय लियो वो सही हो गलत हो तो बैंक हिसाब भविष्य को डिसीजन लियो। स्थायी संपत्ति को किए हुए मूल्यांकन और पूंजी संरचना में किए हुए नियोजन है ताएगा उद्देश्य महत्व। अब इन्हें प्रभावित करना घटक भी आपन ध्यान कोई भी आप वस्तु खरीदा नहीं तो बेहू पहले आपने दिमाग में आ जाए कि तकनीक परिवर्तन कि आज लिहाज यार काल कोई नई अजी जद कोई नयो तक आविष्कार और हो जी तो आप आज खरीदड़ी मशीन हो उसके अगले साल अगले महीने खराब भी हो उसके। खराब को मतलब तकनीक नई मशीन आ जाए तो पहलू खरीदड़ी मशीन की वजह अप्रचलन में चली जाए। यूँ नए नए आविष्कार होते रहे भी नई नई वस्तुएं बाजार में आ रही आज। प्रतिस्पर्धी व्यू रचना फिर दूसरों प्रभावित करे। प्रतिस्पर्धी आपने बिजनेस ने जी को कंपटीशन दे रहे हो। अभी कंपटीशन का मतलब जी को आपने व्यापारों प्रतिस्पर्धी यानी प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। बेंग व्यू रचना की गई बेंग साबू मांग को पूर्वानुमान लोगों को मांगो जो वस्तुओं की मांग किसी के कम है ज़्यादा है। प्रबंध को आकार भी देखना पड़सी। राजकोषीय नीति सरकार की जी नीति है वह भी प्रभावित करे। रोकड़ को प्रवाह इनफ्लो और आउटफ्लो है नहीं कैश को कैश इनफ्लो की दौर या आउटफ्लो। विनियोग में आशावित प्रत्याय दर विनियोग कर दियो बेंगी रिटर्न ओवर कितनी हो रही है कितना रुपया कमा के देसी आपन और गैर आर्थिक घटक भी बने प्रभावित करे। तो यह तो आएगा प्रभावित करना घटक। अब बात है परियोजना को जो प्रकार है। परियोजना को दो प्रकार मानी जाए भी किसो एक तो लाभ जनित और एक सेवा जनित। अब लाभ जनित में तो यहाँ माना कि भी नवीन लाभ नवीन परियोजना विस्तार लाभ कदो सी कोई चीज़ को फायदो कद गमा से आप फायदो जदी हो सी कोई नई परियोजना लॉन्च करा जी विद्यमान है और बढ़ावा। आधुनिक परियोजना जी नई नई परियोजना अपन लागू करा। प्रतिस्थापन परियोजना नई नई वस्तुएं स्थापित करा। और विविधीकरण परियोजना मतलब नई नई अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लिया क्योंकि एक ही चीज़ में लोग तो बोर हो जाए अभी ये वास्ते लाभ जदी हो सी नई परियोजना लिया सो बेम बढ़ा सो आधुनिकरण ये समय के हिसाब चेंज कर सो नई चीज़ा प्रस्तापित कर सो और विविधीकरण अलग अलग वस्तुएं लिया सो तो लोग के खुशी थारू जुड़िया रही तो अच्छो रुपयों कमा सको थे। सेवा शोध विकास की परियोजना देनी कल्याणकारी योजना लेनी क्यों सेवा करनी अपन शैक्षणिक की परियोजना बाँ पे और प्रतिष्ठा परियोजना का माँ के करनो आपने विचार करनो बात सेवा जनित तो सी। बेंग बाद में आगे है कि पूंजी बचतनी जी प्रक्रिया है। बें पहलो काम की है कि उद्भव है आय में वृद्धि करने वाली परियोजना लागत में कम करने वाली परियोजना। सब पहले उद्भव सी बेंगो मूल्यांकन कर फिर जांच करके बेन चयन कर फिर बेन क्रियान्वित कर और लागू करने के बाद में निष्पत्ति को मतलब है जब समापन हो सी समीक्षा कर और बेंगो अनुवर्तन कमी वृद्धि कर। पूंजी बचत निर्णय एक तो स्वीकृत और अस्वीकृत क्योंकि दो भी मशीना उसी नहीं अपना अपन डिसीजन लेने का किसी स्वीकार करा किसी अस्वीकार। परस्पर अपवर्जी निर्णय भी लीजिए। पूंजी संभाजन निर्णय भी हुआ भी। पूंजी बचत हेतु आवश्यक सूचना की हुए क्या प्रस्ताव की लागत और लाभ देखो। वांछित बिंग प्रत्याय दर देखो भी आप कितना रुपया अपना वापस कमा के देसी। परियोजना को जीवन काल कितना होगा जी मशीन खरीद से यानी बा कितना साल चाल सी। उपलब्ध कोष कितना रुपया था उपलब्ध है खरीदने खातर। अप्रचलन से जोखिम निकालने भी नई चीज़ आ जाए तो आप ली तो खराब हो जी अगर आ खराब हुए तो भी आपने कितना नुकसान हो उसका भी तो बेंगो भी और अमूर्त कारक आप पर भी जिका इफेक्ट कर सी भी। प्रस्ताव की लागत एवं लाभ या रोकड़ प्रवाह को अनुमान किया लगा सब पहले प्रारंभिक विनियोग सब पहले क्या उसी प्रारंभिक जो विनियोग है या रोकड़ ब्रेइवा है जिका बोला कैश आउटफ्लो। सब पहले कितना रुपया अपन खर्च करना पड़सी। आउटफ्लो मतलब कितना रुपया जैसी कोई मशीन खरीदागा नहीं तो वो खरीदने में जो रुपये खर्च करा वो है प्रारंभिक विनियोग या रोकड़ ब्रेइवा। फिर शुद्ध वार्षिक रोकड़ अंतरवा यानी नेट एनुअल कैश इनफ्लो। फिर बा मशीन खरीद लिया बा अपन हर साल कितना रुपया कमा के दीजिए हर साल कितना रुपया कैश का अपन प्राप्त हो सी। अंतिम रोकड़ अंतरवा और लास्ट में अगर आप बिल्कुल ख़राब हो जाए तो मैंने स्क्रैप में बेचा कितना रुपया कमा से वो अंतिम रोकड़ अंतरवा। अब है कंप्यूटेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब वार्षिक विनियोग जब पहली बार आप कोई संपत्ति खरीद कितना रुपये खर्च हो सी। तो परचेज ऑफ द एसेट्स इंक्लूड ड्यूटीज और टैक्स जिकी भी आप संपत्ति खरीद तो मैं सब चीज़ जोड़ के जोड़ से अभी सरकार हो गया और का जो भी टैक्स है फिर एड के उसी बेंगो बीमो है बेंगो भाड़ो है बेंगो स्थापनाओं खर्चो है अवसर लागत है बेंगी या इंक्रीज और वर्किंग कैपिटल में कोई प्रकार की ये वृद्धि पैसा जुड़ सी।
अरे मेरे भाव बेच यानी आप स्क्रैप में बिल्कुल बेकार हो जी से कोई ओल्ड बेच रहा संपत्ति, तो भी कितना रुपया आ गया इन डिक्रीज इन WCA कितना रुपया गया, तो अपन कितना रुपया और आ सकता है उसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिंग बाद में नेट कैश इनफ्लो कह दो, चाहे बेनिफिट कह दो, चाहे लाभ कह दो। कैश इनफ्लो कोई दूसरा नाम की है प्रॉफिट हुआ भी, बेनिफिट कह दो चाहे लाभ। रोकड़ शुद्ध रोकड़ अंतरवा या लाभ कैश को थे मैंने किए ज्ञात हुए भी। नेट कैश इनफ्लो ज्ञात हुआ सेल्स में पहले के घटाओ खर्चा घटाओ, तो खर्चा मतलब लागत घटेगी भी, तो सेल्स लागत घटिया लाभ आसी फिर घटाओ डेप नॉन कैश है तो फिर कृषि टैक्स फिर पाछो जोड़ से अभी क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कैश और डेप एक नॉन कैश आइटम हुआ अभी, तो कैश तो जाओ ही को नियम ए वास्ते एक बार तो क्या टैक्स घटाना है चक्कर में घटाना है, क्योंकि डेप घट जिस तो लाभ बचाओ कम और लाभ कम हो सीधा अपन ध्यान है सरकार ने टैक्स कम देना पड़े भी ए वास्ते हाथ नहीं मानते हुए घटाना है। फिर अपन भी कैश देख लो वास्ते पाछो जोड़ दो, क्योंकि डेप है नॉन कैश, कैश को फ्लो तो वह को नहीं ए वास्ते पाछो जोड़ दो। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेढ़ हो तो टैक्स घटा के डेप पाछो जोड़ना, अड़ तक डेढ़ है नहीं तो वही तो आगे पूरा चीज। अंतिम रोकड़ अंतरवा जिके बोला अवशिष्ट या निस्तारण मूल्य, जब कम संपत्ति कोई भी है बिल्कुल अनुपयोगी हो जाए आपने बिल्कुल बेकार हो जाए नहीं तो बेचना जिका रुपया है नहीं वो है अवशिष्ट या निस्तारण। पूंजी बजटन की विधियाँ या परियोजना लाभदायकता मूल्यांकन की जी विधियाँ दो प्रकार की है अभी। एक तो है परंपरागत जिकन असमायोजित समय का भी यानी समय समायोजन को नहीं है, एक अपारित रोकड़ प्रवाह जिको समायोजित समय होगा। एम हुआ तीन परंपरागत, तीन आधुनिक है। अपरिहार्यता, अदायगी अवधि, औसत प्रत्याय दर, तीन प्रकार की विधि है और इनमें भी तीन है, शुद्ध वर्तमान मूल्य, लाभदायकता सूचकांक और आंतरिक प्रत्याय दर। तो ये तो था ना वो पूछो जा सके कि अभी समायोजित की समय की शेयर असमायोजित असमायोजित है वर्तमान समय ने ध्यान रखा है वर्तमान समय ने ध्यान को रखा है। अब परंपरागत में अपरिहार्यता विधि जी की है आपातकालीन आवश्यकता है नहीं कभी संकटकालीन परिस्थिति के आधार पर पूंजी संरचना की स्वीकृति को उचित ठहराने हेतु मापदंड है। भी अचानक कोई मान लो भी थाने कोई संपत्ति खरीदने को विचार ही को नहीं, अचानक आग लाग गई मशीन में, ठीक है तो थान तो नहीं लेनी पड़ सी, लेकिन वो पहले विचार को नहीं हो दिमाग में ए वास्ते अचानक लेनी हुए तो बड़े फिर आपने सामने ऑप्शन की होंगे कि जे सीधी जो भी है खरीद लो। तो वास्ते आपातकाल की स्थिति हुए नहीं जब विधि लागू है। अदायगी अवधि वह पे बैक पीरियड मेथड, पे को मतलब जो पे करी है बैक पाछो कितना साल माजी सी अवधि माजी सी वो देखना। इन परंपरागत विधियों की सर्वश्रेष्ठ विधि है, आम में तो स्वयं सर्वश्रेष्ठ है, आम को नहीं अंगमा तो स्वयं श्रेष्ठ मानी जे अदायगी है। वह अवधि जिसमें एक परियोजना की मूल लागत मतलब जितना रुपया थे खर्च करे हो संपत्ति जितना रुपया ले हो कि वसूल होने की संभावना होती है, यानी वह रुपया कितना साल में पाछा वसूल कर ले सो उसे अदायगी अवधि या रोकड़ वसूली अवधि कहते हैं। अब रोकड़वा दो प्रकार को उसका, एक तो समान और एक असमान। समान हुआ मतलब हर साल एक सा कमा की दे भी मान लो थे 5 लाख की मशीन खरीदी और हर साल बाद 10,000 रुपया कमाई दे रहा हर साल, तो वो है समान। अलग अलग कमाई दिया, कभी 10 कमा दिया, कभी 20, कभी 25, कभी 30, तो वो है असमान। तो समान कमावा जो तो सूत्र लागे आई बट्टा सी इन्वेस्टमेंट बट्टा कैश इनफ्लो भाग लागे इंटू 100 जब रेट आजी सी सीधो अवधि देखनी है तो इन्वेस्टमेंट बट्टा कैश इनफ्लो भाग दे दो। असमान हुआ तो बैंक संचय कर लो मतलब सीए बनाओ भी कब तक है जब तक भाई जी खाते रुपया खर्च करे हो बैंक जोड़ के बराबर न आ जा मैं लागत का बराबर न हो जाए। फिर डिसीजन किसी को सिलेक्ट करा किसी रिजेक्ट भी, तो अपन के ध्यान रखना है जिसकी अदायगी अवधि से कम हुआ है। अदायगी अवधि को मतलब जिकी आपने जिका रुपया खर्च कर वह जितना कम समय में, एक तो मशीन कमा के दे 3 साल में, एक कमाई दे 5 साल में, तो एक तो जगह खर्च करे वह कमाई दे 3 साल में और एक कमाई दे 5 साल में। किसी ने सिलेक्ट कर सो 3 साल में कमाई दे मैंने सिलेक्ट कर सो क्योंकि जल्दी कमाई दे तो जगह अदायगी अवधि कम हुए तो मैंने स्वीकार करो, जिके ज़्यादा उसी मैंने अस्वीकार करो भी। उसके बाद आगे बात करा पा अब अदायगी अवधि को जो लाभ है क्या लाभ है, एक तो सरल है कम लागत आवे, रोकड़ कमी वाली संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण, छोटी संस्था का तो ठीक रहे, अप्रचलन को भय कम रहे, जोखिम के वह कम होएगा। अदायगी अवधि सीमा दोष के परियोजना की लाभदायकता अपेक्षा मछली चारा कसौटी मोल भी। अदायगी अवधि के बाद वाले रोकड़ अंतरवाहों की उपेक्षा व रोकड़ अंतरवाह के कारण समय की वह उपेक्षा रोक क्यों समय कौन ध्यान रखें, रोकड़ अंतरवाह कैसे इनफ्लो गए वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करें। तो पुरानी देखें तो पूंजी लागत की उपेक्षा करें, अधिकतम स्वीकार्य अवधि की क्या करें गणना कठिन है।
तो आप एक ही विधि देखिए, बाकी विधि अगले वीडियो में देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।